हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एज वी नो, colligative property depends only upon number of particles present in solution irrespective of their nature. If solute particle undergoes dissociation or association, the number of particles in solution changes, and as a result of this, colligative property also changes. This result of discrepancy in the determination of molar mass of solute is called abnormal molar mass. देखिए, हम जैसा कि जानते हैं ये चीज़ सभी लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी किया है, अगर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं हो रहा है, इन केस में हमने प्रीवियसली जो स्टडी किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल डिफर कर जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल डिफर कर जाने से क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास डिफर कर जाएगा, और उस डिफर्ड मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है ये मॉलिक्यूल के आइदर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये दो रीजन होते हैं इसके। फर्स्ट, एक रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो, दिस इज एसोसिएशन, एंड अदर रीजन इज डिसोसिएशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग रीजन्स यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। एक तो रीजन हो सकता है कि एसोसिएशन, और अदर रीजन हो सकता है कि डिसोसिएशन। तो मॉलिक्यूल में अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही होती है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो ना आके कुछ और आता है, उसी को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो हम लोग एक एक करके इनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे इफेक्ट आते हैं, क्या क्या वहाँ पे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लें कि ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट था, इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को हमें किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये हमें इंट्रोड्यूस किया था वैन हॉफ ने 1880 में। तो इन्होंने हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग इन्होंने हमें एक करेक्शन वैल्यू दी थी। उस करेक्शन फैक्टर का नाम था वैन हॉफ फैक्टर। तो उस करेक्शन फैक्टर यानी वैन हॉफ फैक्टर को यूज़ करने पे हम इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वजह से जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई थी हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम उसको बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो सारा कुछ एक साथ में देखेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एसोसिएशन, कि एसोसिएशन क्या करता है और वो मॉलिक्यूलर वेट को या मॉलिक्यूलर मास को कैसे अफेक्ट करता है। एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, वैसे ये एग्जाम्पल बहुत रेयर होता है, जैसे कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में अगर डाला जाए, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर बेंजीन में इसको डाला जाता है तो इसका आयनाइजेशन नहीं हो सकता, तो ये वहाँ पे होल एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये होल एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो इसके टू मॉलिक्यूल इस तरह से, जैसा मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस तरह से वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के टू मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन में इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमको डबल मिलेगा। यानी हम एसिटिक एसिड का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, इट इज 60। ठीक है, हम वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे 60, लेकिन वो आएगा वहाँ पर कितना, वो वहाँ पे आएगा अराउंड 120। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास वहां पे चेंज होके हमें नया दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ CH3COH डाइमराइजेस, एंड डाइमराइज होके आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस देगा। तो यहां पर क्या हो गया है, इसका डाइमराइजेशन। और डाइमराइजेशन के पीछे रीजन क्या था, डाइमराइजेशन के पीछे यहाँ पर रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, चलिए, तो ये मैंने एसोसिएशन बताया कि यहाँ पर अगर एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास किस तरह से डिफर करता है। ये हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था, और एबनॉर्मल कितना हो जाएगा भाई,
एबनॉर्मल अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 120 के आसपास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा इसमें पार्ट देखते हैं, डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन कैसे इफेक्ट करता है। डिसोसिएशन के एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें जहाँ जो आयनाइज हो सकता हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने KCl लिया, तो डिसोसिएशन का फिनोमिना कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको वाटर में डालने पे वो आयनाइज हो जाए। तो लाइक जैसे हमने KCl को वाटर में डालते हैं तो ये आयनाइज होकर हमें क्या देता है, K+ एंड Cl-। KCl का नॉर्मली अगर मोलिकुलर मास निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, KCl का एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का 39 और Cl का हो जाएगा 35.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 74.5 के आसपास। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, ये मैंने KCl का निकाला, KCl को जब वाटर में डाल देंगे तो वो आयंस में इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, K+ और Cl-। जरा इस K+ और Cl- का हम एवरेज मास निकालते हैं, तो इनका एवरेज मास क्या आएगा, इनका यहाँ मोल रेशियो कितना है 1:1, तो 1 इंटू मास ऑफ दिस 39 प्लस 1 इंटू Cl का कितना हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, हाफ ऑफ दी 74.5 बाई हाफ ऑफ 74.5 आएगा। इससे हमें क्या पता चला कि जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है तो उसका नॉर्मल मॉलिकुलर मास था 74.5, लेकिन जब सोल्यूशन में गए तो उसका मॉलिकुलर मास हमें कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी 74.5। तो ये जो हमें मिला है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। KCl का वाटर में यानी वाटर में आयनाइज करने के बाद इसका मॉलिकुलर मास चेंज हो गया है। तो ये जो मॉलिकुलर मास में चेंज हो रहा है ड्यू टू द आयनाइजेशन, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। ठीक है भाई, तो ये हमारा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास था। तो आपने समझ ही लिया होगा एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास कब कब होता है, आइदर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के केस में। तो एक बार आप आराम से देख लीजिए एसोसिएशन किस तरह से होता है, ड्यू टू द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डिसोसिएशन में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिसोसिएट होगा। अब डिसोसिएशन उसका 100% भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, तो डिपेंड्स, क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वगैरह मेंशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास है इसमें जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम एक फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। द फैक्टर इज नोन एज वैन हॉफ फैक्टर। द फैक्टर इज नोन एज वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर को वैन हॉफ ने दिया था और उन्होंने इसको सिंबल दिया था I। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को, ये जो आपने एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास देखा, ये हमें वेंट हॉफ ने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने इसको एक फैक्टर से रिप्रेजेंट किया और उस फैक्टर को I से डिनोट किया गया था। इस I की वैल्यू क्या होती है, इसके I के कई रिलेशन हो सकते हैं, तो I के हम पॉसिबल रिलेशंस यहाँ पर सारे नोट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मॉलिकुलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। नॉर्मल मॉलिकुलर मास और एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। तो एक तो आपके पास ये वाला रिलेशन है, इसको आप कहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आई के हमारे पास, हमने बताया ना हमारे पास कई रिलेशन होंगे। एक आई का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो वेरी करती है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक ये भी रिलेशन है, आपको ये भी नोट कर लेना है, इसकी भी आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा एक हम इसका आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का भी यूज़ करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। आई को आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल मोल, यानी मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो एक ये भी रिलेशन आपको यूज करना है, मोल बिफोर डिसोसिएशन, मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आपको आई की जो मैंने 3 फॉर्मूलाज दिए इनको नोट कर लीजिए, आपको इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मैंने थर्ड वाला है वो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, तो मैं थर्ड वाले को भी आपको बताता हूँ थर्ड वाला कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम 1 बाय 1 दिखाते हैं। सबसे पहला हमने केस लिया है यहाँ पर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होता है तो हम आई कैसे देखिए निकालेंगे, फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन अगर हो रहा होगा तो इक्वेशन लेट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इक्वेशन है हमारी, कोई भी एक एग्जांपल ले लिए, लाइक हमने NaCl लिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। NaCl आयनाइज होगा कैसा, Na प्लस और Cl माइनस। लेट इनिशियल मोल हमारे पास इसके 1 थे और इसके 0 थे। ठीक है, और आफ्टर, ये इनिशियल है, और आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से कितना डिसोशिएट होगा, समथिंग अल्फा, और यहाँ पर कितना बनेगा अल्फा। हियर अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा 1 होगा। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100% तो हम अल्फा को क्या लिखेंगे 1, बाकी अगर जितना परसेंट होगा हम अकॉर्डिंगली अल्फा वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इससे देखिए आई कैसे निकालेंगे। तो आई का फॉर्मूला हमने क्या बताया, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल मोल के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और इनिशियली 1 प्लस 0 0 यानी कितना आ गया 1, यानी यहाँ से आपको आई का वैल्यू कितना मिला है 1 प्लस अल्फा मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि इफ 100% आयनाइजेशन, अगर 100% आयनाइजेशन है देन क्या होगा, अल्फा विल बी 1। तो आई का वैल्यू क्या आने वाला है, आई का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2। और वैसे भी आप इस रिलेशन की हेल्प से एक सीधा कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं कि फॉर डिसोसिएशन आई का वैल्यू क्या रहेगा, फॉर डिसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपको अल्फा मिनिमम अगर 0 भी रख दिया जाए तो ही सिर्फ वो 1 हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो अल्फा कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आपको मिलने वाला है। तो फॉर डिसोसिएशन आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे, वहाँ पे कोई भी सॉल्ट हो सकता है, इसको आराम से आप देख लीजिए समझ लीजिए। मैं इसको कर दे रहा हूँ, आप इसका चाहो तो स्नैपशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन हमेशा आप क्वेश्चन में तो आप मान के चले कि वन ऑफ फैक्टर है तो डिसोसिएशन ही सबसे ज़्यादा चांस होता है आने का। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में देखिए इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जांपल जैसे हमने बताया था कि एसिटिक एसिड के 2 मोल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3COOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसके लेट इनिशियली मोल कितने थे 1, इसके 0, इसके 1 में से समथिंग अल्फा डिसोशिएट करेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा अल्फा बाई 2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर। तो ये अल्फा बाई 2 बनेगा। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आई निकालते हैं। तो आई का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा हमें, टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, यानी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, और मोल बिफोर एसोसिएशन। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने एज्यूम कर ले कि 100% एसोसिएशन है, एज्यूम कर लीजिए कि 100% एसोसिएशन है, 100% एसोसिएशन अगर हो रहा है, ठीक है। तो अगर 100% एसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए आई का वैल्यू क्या आता है, आई का वैल्यू वहाँ पे रखिए, तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सिंपल समझ सकते हो कि फॉर एसोसिएशन आई आपका हमेशा कैसा रहने वाला है, आई आपका हमेशा रहने वाला है लेस देन 1। आई का आप कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दोगे वो हमेशा 1 से उसको लेसर कर देगा। तो फॉर एसोसिएशन आई का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहने वाला है। ठीक है। तो ये आपने एसोसिएशन में देख लिया कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब एक यहाँ से आप सिंपल सा एक लाइन में बना सकते हैं, एक लाइन में सिंपल सा बना के रख लीजिए कि अगर एसोसिएशन हो रहा है वहाँ पर तो आई क्या होगा, लेस देन 1। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। और नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन अगर है तो उस केस में आई क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। तो अभी तक हम लोग पीछे जो करते थे वहाँ पे हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन को इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए आई का टर्म नहीं दिख रहा था, अदरवाइज नहीं तो आई हमेशा रहता है वहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए इसके चेंज होने से क्या होगा, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपने आई का इंट्रोडक्शन कर देते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आपकी चेंज हो जाएंगी। तो कैसे चेंज होंगी, ज़रा उस पॉइंट को देख लेते हैं, एक एक करके बना लेते हैं इसी चीज़ को। लाइक अगर आपका RLVP की बात किया जाए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो क्या था, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू आई टाइम्स हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, यानी हर टर्म क्या हो जाएगा, आई टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपकी कैलकुलेटेड आएगी वो ऑब्जर्व वाली कैलकुलेटेड की आई टाइम्स रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कितना आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई टाइम्स KB इंटू M। ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम्स KF इंटू M। ठीक है भाई। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लास्ट वाला निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई टाइम्स CRT। सब कुछ आई टाइम्स कर देंगे, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो सिंपल सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन में कोई खास इफेक्ट नहीं आया, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि आइदर वहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं। अगर उसके अंदर एसोसिएशन हो रहा होगा तो वो मोस्टली आपको मैंने एक ही एग्जांपल बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और डिसोसिएशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन करेंगे, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना, आई वहाँ पे होगा। और अगर कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक यूरिया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कोई भी है तो उस केस में आपको कुछ नहीं सोचना है, बाय डिफॉल्ट आई हमेशा वहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आई पे कैसे कैसे डिपेंड करती हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डिपेंडेंस देखते हैं इनका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इनका डिपेंडेंस देखा जाता है। आई पे कैसे डिपेंड करेगा, चलिए। तो आई पे डिपेंड किस तरह से करेगा, ध्यान देखिए इधर। जितना भी आपका जैसे RLVP था, RLVP में क्या है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0, ये कैसे होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है। ठीक है। डेल्टा TB ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। डेल्टा TF
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। यानी आई चेंज होगा जिस तरह से, बिल्कुल आई इंक्रीज करेगा तो डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर देखेंगे वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वेपर प्रेशर को देखा जाए, यहाँ पर वेपर प्रेशर वो कैसा रहता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यानी आई जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम रहेगा। तो ये वाला पॉइंट एक स्टार बना के रख लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको वैसे भी आसानी से विजिबल हो जाता है, इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। तो एक ये पॉइंट आप अपने पास ध्यान से रखिए। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, ये मैंने डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ बताया। इस डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पूछ दे कि सॉल्यूशन पर ये देखिए डेल्टा टीबी तो चेंज है, ये क्या आया, चेंज, यानी एलिवेशन और डिप्रेशन। लेकिन अगर हमने एलिवेशन डिप्रेशन के प्लेस पर आपसे ये पूछ दिया व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वहां पर हम इस एनालिसिस को कैसे देखेंगे। तो जरा इस पॉइंट को देखते हैं। पहले जरा हम लोग यहाँ पर एक पहला डेल्टा टीबी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी हमें दिख रहा है क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है। डेल्टा टीबी क्या था, याद कीजिए, डेल्टा टीबी क्या होता था हमारा, टीबी माइनस टीबी नॉट, यही तो होता था हमारा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। क्लियर है। तो यहां से देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट, यानी जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या वेरिएबल है यहाँ पर, सोल्यूशन वेरिएबल है और उसके करस्पॉन्डिंग आई। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है आई के। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आई पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आई बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा सबको। इसी तरह से हम लोग देखिए डेल्टा टीएफ को भी कंपेयर करते हैं। तो डेल्टा टीएफ में अगर आप ध्यान देंगे तो डेल्टा टीएफ क्या था, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। वहां पर डेल्टा टीएफ को हम अगर ओपन करके लिखें तो वो क्या आता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, माइनस टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। यानी अगर आई बढ़ेगा तो टीएफ माइनस साइन पे बढ़ेगा, यानी टीएफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो आप यहां से इसको कंक्लूड कर सकते हो कि टीएफ जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आई हो गया। और टीएफ क्या था हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी एक आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑल पॉसिबल जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो हमने सारे आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड टू आई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करना रह गया है। बाकी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कैसे हमें जो भी थ्योरी इन्वॉल्व थी वो हमने सब यूज कर लिए। क्लियर है भाई। चलिए, तो हमारा ये चैप्टर थ्योरी वाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।